हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। मतलब डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, इसको मेजर कैसे किया जाए, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो चार चीज़ें हम देखेंगे डेफिशिएंट डिमांड में। सबसे पहला हम देखेंगे डेफिनीशन, ठीक है जी। दूसरा जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, इसको डायग्राम पे प्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा जो उसका कॉजेज़ की बात करेंगे हम। एंड फोर्थ जो है उसमें हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होती है किसी भी वजह से, तो उसका इकोनॉमी पे जो है आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो हमें जो है डिस्क्राइब करना है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के दो टॉपिक हैं, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और 6 मार्क्स के लिए जो है इनमें से जो है क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम है अब भी पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो आप 6 मार्क्स के लिए जो है आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या है डेफिनेशन, तो देखते हैं। डेफिशिएंट डिमांड मींस द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई है। अब कम किससे, इसका कंपैरिजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने जो है पहले जो वीडियो में हमने 2 चीज़ें चेक की थी, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं और इधर हमने इनकम को लिया है, इधर हमने जो है लिया है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। तो हमने कहा था कि जो 45 डिग्री पे जो लाइन चलेगी ये आपका इनकम लाइन है। और यहाँ पे हम मानते हैं क्या, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, कि इकोनॉमी इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती अगर वो अपने सभी रिसोर्सेज को क्या कर ले, यूज़ कर ले। तो उसके बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो आगे नहीं जाएगा, वो इस तरीके से जो है क्या होगा, वाई एक्सिस के वर्टिकल हो जाएगा। दैट इज़ आवर एग्रीगेट सप्लाई। अब हमें जो डिज़ायर्ड जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो ये आउटपुट है, ओ से लेके ओ वाई एफ तक, फुल एम्प्लॉयमेंट तक, ताकि सभी लोगों को काम मिल जाए। देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, मिनिमम लेवल पे हो। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर हो, उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें नहीं चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो वो तब आएगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ पे इस ई पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है जी। तो अगर यहाँ करता है तो हम कहेंगे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ इंटरसेक्ट ना करके इसे कहीं भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे इंटरसेक्ट करता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है, प्लांट जो एग्रीगेट डिमांड है, जो हमें डिमांड चाहिए वो कम है, वो डेफिशिएंट है। किससे, उस डिमांड से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो ये जो है हम दिमाग में आना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड का मतलब है हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है। किससे कम है, एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, उससे कम है, ठीक है जी। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज़ लोअर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। मतलब डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो इतनी कम है कि इकोनॉमी के अंदर हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या इकोनॉमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो हम डेराइव नहीं कर पाए, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो है इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन के थ्रू कैसे मेंशन किया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन है, इसको देखते हैं, ठीक है जी। या तो आप इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है सिंपली जो है डिफाइन करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है डेफिशिएंट डिमांड, कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हुई है, एग्रीगेट सप्लाई से कम हो गई है। एग्रीगेट सप्लाई जो है ग्रेटर है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। और ये एग्रीगेट सप्लाई कौन सी है, कोरिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब आपने जो डायग्राम डेराइव किया था उसमें ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, आपकी डिमांड इससे कम है।
आपका जो डिमांड का लेवल ये होना चाहिए था, लेकिन डिमांड आपकी सिर्फ यहाँ तक क्रिएट हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट जो डिमांड है उसमें डेफिशिएंसी आ गई है, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी। तो अब जो हम इसको क्या करेंगे, थ्रू डायग्राम मेजर करेंगे। हालांकि रफ डायग्राम जो है मैंने आपको ड्रॉ कर दिए, बुक में जो डायग्राम अवेलेबल है उसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या है उसके अंदर। ठीक है जी, दिस इज़ द डायग्राम जिसको हमें बनाना है, और लेकिन इस डायग्राम को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपनी तरफ से करेक्ट करेंगे, और उसके अंदर क्या क्या करेक्टनेस की जा सकती है। तो आपसे एक तो रिक्वेस्ट है, इसको समझे पहले कि ये जो आपको लाइन नज़र आई है पर्पल टाइप की, दैट इज़ योर एग्रीगेट सप्लाई लाइन ऑफ रेफरेंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपको एज्यूम करना है कि कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, एक इनकम को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे इनकम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर वी आर एबल टू यूज़ आवर रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। और अगर हम इस इनकम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो उसके बाद, इस पॉइंट के बाद जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर हुआ वो ये नहीं आप बनाएंगे, आप इसको क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे, दैट इज़ दिस। तो आपका एग्रीगेट सप्लाई ये ना बन के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो आप तो एक तो करेक्शन जो है इस डायग्राम में ये करेंगे कि 45 डिग्री से जो लाइन गया है वो लाइन क्या हो गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वर्टिकल हो गया है। अब हमें जो डिज़ायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे चाहिए, जो एडीएफ है, वो आपको ये ब्लू कलर से जो इसको शो किया गया है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है ही पॉइंट पे, तो हम कहेंगे इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड अवेलेबल है इस लेवल पे कि इकोनॉमी के अंदर जो है हम सभी अपने रिसोर्सेज को क्या कर पाएंगे, फुल यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी डिमांड इससे कम है, आपकी डिमांड ये नहीं है, बल्कि जो है ग्रीन में जो दिखाया गया है आपका, ये है प्लांट एग्रीगेट डिमांड, जिसको लोग खर्च करना चाहते हैं ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पे। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, तो जो कमी है इन जो डिज़ायर डिमांड है और जो एक्चुअल डिमांड आपकी अवेलेबल है, उसके बीच में गैप क्या है, तो ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम क्या नाम देंगे, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है जी। तो हमें जो करेक्शन करना था वो आपको पता लग गया होगा। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर ये डेफिशिएंट डिमांड होगा, तो कुछ इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रिटिकल है, गवर्नमेंट भी परेशान रहती है, सब परेशान रहते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो उसको जानने से पहले क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, हमारी एग्रीगेट डिमांड उसके आसपास नहीं पहुंच पाई, नीचे रह गई, उससे कम रह गई। तो इसके पीछे वजह क्या है, कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे। तो चलो करते हैं डिस्कस इसके बारे में। ठीक है जी, यस। तो अगर आप देखते हैं, आपने जो आपका 6 चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर आपने स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, जो सम टोटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है, वो आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जो हाउस होल्ड जो पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम नोट करते हैं सी से। प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है उसको बोलते हैं जी। और फिर एक लास्ट बचता है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो अगर हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे जो पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपेंडिचर है। अगर मान लेते किसी ने 100 रुपये का खर्चा कंजम्पशन पे किया, प्रोड्यूसर्स ने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे पैसा खर्च किया है, गवर्नमेंट ने 100 रुपये एज ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किए हैं, लोगों के वेलफेयर पे किया है, और लोगों ने जो है 50 रुपये का एक्सपोर्ट किया है, हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट हुआ है, हमने चीज़ें बेची हैं अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को, और बाहर से हमने जो है 30 रुपये की चीज़ें क्या की है, इंपोर्ट की है। तो ये 30 रुपये हमारे जो खर्च नहीं होंगे, इसलिए इसको हमने किसी से दिखाया है, माइनस साइन से दिखाया है। तो अगर अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड जो है करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100 + 100 + 100 300, और 50 - 30 20, तो 320। तो हम मानते हैं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या है, 320 है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए वो उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं कहूँगा कि अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी 320 है, तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है। और अगर 320 से कम है, मान लेते हैं 200 है, 250 है, तो हम कहेंगे जो हमारा एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है
जो एग्रीगेट डिमांड, जो प्लांट एग्रीगेट डिमांड है वो क्या रह गया, डेफिशिएंट रह गया, कम रह गया। अब 320 से इसको 200 होना है, तो किस वजह से हुआ होगा, तो शायद कंजम्पशन 100 की बजाय 50 हो गया होगा, या इन्वेस्टमेंट 100 की बजाय 50 हो गया होगा, या जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 की बजाय 50 हो गया होगा, या फिर एक्सपोर्ट्स जो हैं शायद कम हो गए होंगे, या फिर इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए होंगे। तभी जो है एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, जो रिक्वायर्ड लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही जो है कोजेज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर हमें डेफिशिएंट डिमांड के कोजेज़ को स्टडी करना है तो सबसे पहला कोज हमारे सामने आएगा कि जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लोगों का जो टेंडेंसी है पैसा खर्च करने का, शायद वो कम हो गया। लोगों का सेविंग के लिए जो है इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, लोगों की सेविंग की हैबिट्स ज़्यादा बढ़ गई, शायद इस वजह से जो है डिमांड जो चाहिए थी वो नहीं हुई। या शायद हो सकता है प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर दिया, और उसका रिजल्ट ये है रहा कि इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम हो गया। शायद इस वजह से जो है डिमांड कम हो गई, बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अब इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया है, कम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब यही आपके 4 जो 5 कंपोनेंट हैं इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। सी, कंजम्पशन कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या नेट एक्सपोर्ट कम हो जाए। ठीक है जी, नेट एक्सपोर्ट कम कैसे होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाए या फिर इंपोर्ट बढ़ जाए, या फिर दोनों ही चांसेस हों कि एक्सपोर्ट आपके कम होते जाए, इंपोर्ट्स आपके बढ़ते चले जाएँ। ठीक है जी, ये रीज़न है डेफिशिएंट डिमांड के पीछे। एक बार और आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है जी, और यहाँ पे मेंशन है कि जो डेफिशिएंट डिमांड है शायद रिडक्शन आया है किसके अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च नहीं किया, या आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, या आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि इसको माइनस साइन से दिखाते थे। ठीक है जी, और या फिर जो है गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया है। ध्यान रखें भाई, जब भी गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाएगी तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। जो आपकी इनकम है जिसको आप खर्च करते हो, यूज़ करते हो, वो कम हो जाएगी, और आपका इनकम कम होगा तो आप कंजम्पशन पे पैसा क्या कर पाएंगे, कम खर्च कर पाएंगे। तो मतलब आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्स और टैक्सेस इन द इकोनॉमी। तो दीज आर द कोजेज़। आपको सिंपली जो है 2 या 3 लाइन के अंदर क्या करना है, इसको डिफाइन कर देना है कि ये कोजेज़ हैं। रेयरली पूछे जाते हैं इनके बारे में, कोजेज़ के बारे में। ज़्यादातर जो फोकस होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कि डेफिशिएंट डिमांड जो होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो आइए उसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इम्पैक्ट। ठीक है जी, चलो। तो जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आता है डेफिशिएंट डिमांड का, वो आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर किसी इकोनॉमी के अंदर 100 लोग हैं काम करना चाहते हैं कि भाई हमें काम चाहिए, हम काम करेंगे, मतलब वो विलिंग है वर्क के लिए और एबल भी है वर्क के लिए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम ऐसे लेवल पे आ जाता है इनकम का कि सिर्फ हम 50 लोगों को ही काम दे पाते हैं। 50 लोग जो हैं वो क्या रह गए हैं, अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है इसके बारे में स्टडी कर लिया था। अंडर एम्प्लॉयमेंट को डायग्राम से कैसे दिखाया जाएगा, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि डायग्राम पे कैसे मेजर किया जाता है। तो दिस इज़ द डायग्राम थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आपने फिर देखा होगा कि देखना चाहिए आपको कि ये जो कर्व है दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड कर्व रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, अगर आपको इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है तो आपका ये एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए जो ब्लूइश कलर में है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा समझे। और आपको जो थोड़ा सा करेक्शन हमने बताया था, करेक्शन क्या करना है कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है जी, उसको हम कैसे कर देंगे, उसको हम वर्टिकल बना देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो ये ऐसे चलेगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आपका डिमांड जो चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट पे उससे कम है। ठीक है जी, कम है। ग्रीन जो लाइन है दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल है प्लांट है जो लोग कर रहे हैं, तो ये कम रहेगी तो इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कहीं पहले स्ट्राइक करेगा। तो इकोनॉमी के अंदर जो इनकम प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, वो ये इनकम प्रोड्यूस होगी ON। और ON जो इनकम प्रोड्यूस हुई है
ठीक है जी। वो ये शो करेगी कि वी आर नॉट एबल टू यूज़ आवर रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। मान लेते हैं ये जो इनकम है यहाँ तक अगर हम 500 करोड़ मान लें, ठीक है जी, और हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें कि एक व्यक्ति क्या करता है 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, 10 रुपये का प्रोडक्शन करता है, तो 500, ठीक है जी, का प्रोडक्शन करने के लिए 500 रुपये का प्रोडक्शन करने के लिए एज्यूम करते हैं 10 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी नीड 50 लेबर्स। मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम यहाँ पे है तो हम 50 लोगों को काम दे पाएंगे, और हमने ये माना हुआ कि इकोनॉमी के अंदर हमारे पास सिर्फ 50 ही लोग हैं काम करने के लिए, तो हम कहेंगे वी आर एट द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम यहाँ पे हैं और मान लेते हैं हम यहाँ पे जो है 300 का जो है प्रोडक्शन हम दिखाते हैं, तो अगर एक व्यक्ति का जो है प्रोडक्टिविटी 10 है और हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 300 का है, 10 से अगर हम डिवाइड करें तो 30 जो आंसर आएगा वो ये कहता है कि हम यहाँ पे इस कंडीशन पे सिर्फ 30 जो लेबर हैं उनको ही एम्प्लॉयड कर पाए, जो 20 लेबर है वो क्या है हमारा अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर। तो इसलिए जो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, ये इनकम जो हमने शो की है, ये वाली जो इनकम है, प्लीज़ इसको एक बार देख लेते हैं स्क्रॉल करके। ये जो इनकम है ये कहती है कि वी आर नॉट एबल टू यूज़ आवर रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं आता। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस हमें समझ में आ गया कि जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा डेफिशिएंट डिमांड का वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। मतलब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी, आप किसी भी तरीके से उस अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमने स्टडी किया हुआ है पहले ही कि यहाँ पे इस रीजन की बात करें या हम इस रीजन की बात करें, इकोनॉमी कहीं भी हो उसका मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ होगा। मतलब इनकम बढ़ा देगी तो वापस कम हो गई यहीं पहुंच जाएगी, इनकम घट गई तो वापस बढ़ के यहाँ पहुंच जाएगी। मतलब इसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो इकोनॉमी जो है वो एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी, एक ऐसे जाल में फंस जाएगी कि वो अपनी जो लो इनकम का जो साइकिल है उसको तोड़ ही नहीं पाएगी, और इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम जैसी जो कंडीशंस हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि बेरोज़गार लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, और वो गलत भी कर सकते हैं जो सोसाइटी के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमने देखा अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अंडर एम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है थ्रू डायग्राम, वो हमने चेक किया। दूसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है डिफ्लेशनरी गैप। आप ये मान के चलें, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कि डिफ्लेशनरी गैप बोलें या डेफिशिएंट डिमांड बोलें, बोथ आर सेम थिंग। तो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कुछ ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। आपको दोनों का एक ही आंसर देना है, और आंसर यही है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम रह गया है। किससे कम रह गया है? उस एग्रीगेट डिमांड से कम रह गया है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमें चाहिए था। ठीक है जी। मतलब आपका जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो लेस है किससे? उस एग्रीगेट डिमांड से जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन पे जो भी इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हुआ है, चाहे उसको हम डेफिशिएंट डिमांड बोल दें चाहे हम डिफ्लेशनरी गैप बोल दें, ठीक है जी, दोनों सेम चीज़ है। जब भी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप होगा तो इसका मतलब है, डिफ्लेशन का मतलब समझें एक बार, व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइसेस वो क्या हो रही हैं? क्रैश हो रही हैं, वो कम हो रही हैं। प्रोड्यूसर्स ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को एक किसी कांस्टेंट प्राइस पे बेचना चाहते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन अवेलेबल है, डिफ्लेशन है या डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट है, तो आप ये मान के चलें प्राइस जो है क्रैश होंगी, कर्श होंगी और कम हो जाएंगी, और प्रोड्यूसर्स को क्या होंगे? लॉसेज होंगे। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा कि प्रोड्यूसर क्या करेंगे? अपना प्रोडक्शन कम करते चले जाएंगे, और कहाँ तक कम करते चले जाएंगे? जहाँ पे जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वहाँ तक उनका प्रोडक्शन क्या रहेगा? कम होता चला जाएगा, और देश के अंदर जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन परमानेंटली बनी रहेगी। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है क्या होगा? आप इस साइकिल को याद जरूर रखें कि जब भी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप आता है तो इकोनॉमी के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहला क्या होगा कि डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है आपकी डिमांड जो है कम रह गई, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो डिमांड चाहिए थी उससे। और अगर डिमांड कम है तो लोग परचेज़ नहीं कर रहे, चीज़ों को परचेज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर बेच नहीं पा रहे तो उनको लॉसेज हैं तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कम करेंगे।
इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो सीधी सी बात है आउटपुट कम होगा, और आउटपुट ही हमारा इनकम है। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर वहाँ पर हमने यही देखा था कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट और आउटपुट और इनकम तीनों एक ही चीज़ है। और अगर इनकम कम है तो सीधी सी बात आपका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फिर कम हो जाएगा, आपकी जीडीपी जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहेगा और इकोनॉमी जो है वर्स्ट कंडीशन में पहुंचती रहेगी। ठीक है जी। तो ये डिफ्लेशनरी गैप का जो है एक किस्म से कॉन्सिक्वेंसेस है, एक रिजल्ट है कि जब भी डेफिशिएंट डिमांड होगा तो कुछ इस तरह का साइकिल इकोनॉमी के अंदर बनेगा और इकोनॉमी जो है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर घूमती रहेगी, वो अपने लेवल को ऊपर नहीं उठा पाएगी। ठीक है जी। एक बार इसको जो है डायग्राम से मेजर करते हैं, क्या कोई डिफरेंस है डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप में, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट वही डायग्राम है, वही कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैंने आपको बताया कि चाहे डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पूछे चाहे डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पूछे, आपको अपनी कॉन्सेप्ट लेके चलनी, दोनों सेम चीज़, दोनों सेम ही तरीके से क्या करेंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम देखें तो यही जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या दिखाया गया है, आपका इनकम दिखाया गया है। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को ले लिया है। ये जो पर्पल लाइन है दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है जी। आपको यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, फुल एम्प्लॉयमेंट एज्यूम कर लिया है कि जो एम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है, मतलब सब लोगों को काम मिलेगा, तो हम ये जो है इनकम ओ से लेके एम तक प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आपको छोटा सा करेक्शन करना है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपका एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमें चाहिए, और ये आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है जो प्लांट जो इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है। तो आपके सामने फिर ये जो है ई एफ एक गैप क्रिएट हो गया, चाहे इसको आप डेफिशिएंट डिमांड बोले चाहे आप इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलें। ठीक है जी। तो डायग्राम में किसी प्रकार का कोई जो है डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे मेंशन भी किया है कि डेफिशिएंट डिमांड ही इक्वल है किसके, डिफ्लेशनरी गैप के। ठीक है जी। तो डेफिशिएंट डिमांड होगा तो आपको सिंपल कॉन्सिक्वेंस जो लिखना है वही लिखना है कि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ है, और डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ इसका मतलब इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, आउटपुट, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये सभी क्या होंगे, कम होंगे, और इकोनॉमी किसमें होगी, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर फंस जाएगी। चलो जी आगे देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। और आगे जो है इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस और यहाँ पे मेंशन है, और जो पहला कॉन्सिक्वेंसेस है वो है अनडिजायर्ड स्टॉक, और दूसरा हम जो है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अनडिजायर्ड स्टॉक आप समझ ही जाएँ कि भाई एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे, कि भाई जो हमने प्रोडक्शन किया है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे वो सारा बिक जाना चाहिए, और आपकी डिमांड रह गई है कम, मतलब जितना बिकना चाहिए था लोगों ने उससे कम खरीदा, कम खरीदने की प्लानिंग की, तो आपके पास जो बचेगा वो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा जो आप नहीं चाहते थे आपके पास हो। और अगर आपके पास ऐसा अनसोल्ड स्टॉक बचा है तो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट और डिक्रीज योर प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे थे, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे थे एक्चुअली, वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की, कैसे डेफिशिएंट डिमांड को मेजर किया जाएगा, डायग्राम की बात की। दूसरा हमने ये बात किया डेफिशिएंट डिमांड ही डिफ्लेशनरी गैप है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, आप दोनों को एक तरीके से दिखा सकते हैं। कोजेस की बात की, और हमने जो है 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात की। 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हुआ है शायद, 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, और 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो नेट एक्सपोर्ट को हमने इंक्लूड किया और वो कम हुआ है। और नेट एक्सपोर्ट कम क्यों होता है, क्योंकि या तो एक्सपोर्ट आपके कम हो गए होंगे या इंपोर्ट आपके बढ़ गए होंगे। ठीक है जी। इस वजह से ये हुआ है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है बस इतना ही, आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है।